मैं और मेरे छोटे भाई ने एक साथ 20 गर्ल बहुओं को चुनने का फैसला किया। उसने बिना कुछ सोचे उस सफेद भेड़िया लड़की को चुन लिया जिसकी लड़ाई की ताकत बेहद खतरनाक थी। जबकि मुझे 20 गर्ल लोगों की दुख भरी किस्मत पर तरस आया और मैंने उस मरती हुई मरमेड लड़की को चुना जो एरिना में पड़ी थी। लेकिन कौन जानता था कि वो सफेद भेड़िया लड़की इतनी घमंडी निकलेगी कि इंसानों को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। मेरा भाई उसे काबू करने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। दूसरी तरफ मेरी मरमेड पत्नी बेहद नरम दिल और ख्याल रखने वाली निकली। वो रोज मेरी सेवा करती थी और इतना ही नहीं, उसे इलाज करना भी आता था। उसने मेरे कई सालों से बेकार पड़े पैरों तक को ठीक कर दिया। यह देखकर मेरे भाई की आंखें लाल हो गई। उसे डर था कि मैं उससे पारिवारिक संपत्ति छीन लूंगा, इसलिए उसने एक कार हादसा करवाकर मुझे मरवा दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच चुका था जिस दिन बहू चुनी जा रही थी। इस बार मेरा भाई जल्दी से उस आधी मरी हुई मरमेड लड़की को चुनने दौड़ पड़ा। ये देखकर पिता की भावें सिकुड़ गईं। सनसी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो मरमेड लड़की तो इतनी कमजोर दिख रही है, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगी? पिताजी, मुझे बस यही मरमेड चाहिए, इस बार मेरी बात मान लीजिए। जंग सूंजी की ये प्रतिक्रिया और उसकी गर्म नजरें देखकर मैं शर्त लगा सकता था कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है। मैं और ज्वांग सून सगे भाई थे। पहले मैं पिता का सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी था, लेकिन जब मैं 12 साल का था दुश्मन हमें उठा ले गए। मैं अपनी दोनों टांगों की कीमत देकर ही उस नरक से बचकर निकल पाया। माँ उतनी भाग्यशाली नहीं थी और दुश्मनों के हाथों मारी गई। पिता माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी मौत की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाए और मुझे दोष देने लगे कि मैं उन्हें बचा नहीं सका। ऊपर से हमारा परिवार पीढ़ियों से हथियारों का व्यापार करता आया था और ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देता था। मेरे अंदर प्रतिभा थी, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठा एक अपाहिज होने के कारण मैं किसी काम का नहीं माना गया। इसलिए पिता ने मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई ज्वांग सुंजी को तैयार करना शुरू कर दिया। इतने सालों में मुझे पिता का उसके प्रति जोखाव देखने की आदत हो गई थी। अब ज्वांग सुंजी ने बस थोड़ा सा नखरा किया और पिता मजबूरी में मान गए। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जल्द ही कर्मचारी आए, नीलामी का बोर्ड उठाया। पैसे लेने के बाद तुरंत रोबिंग के शरीर से जंजीरें खोल दी और उसे आदर से नीचे ले आए। इस बार रोबिंग बेहद दयनीय दिख रही थी। शरीर पर घाव होने के बावजूद वह घुटनों के बल बैठ गई और जंग सुंजी को जोर से माथा टेकते हुए बोली, छोटे मालिक, मेरा नाम रोबिंग है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आगे से मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। ज्वांग संजी बेहद खुश हो गया। उसने तुरंत ज्वांग रोबिंग को उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। छोटी सुंदरी, आगे से तुम्हें मेरी अच्छी मदद करनी होगी। अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। ये दृश्य देखकर मैं ठंडी हंसी नहीं रोक पाया। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, इस जहरीली मरमेड लड़की को तुम खजाने की तरह संभालते रहो। उसकी नरमी और आज्ञाकार इतना सब सिर्फ दिखावा है। जहां तक मेरी बात है, मैंने एरिना में खून से लथपथ लेकिन अब भी सीधी खड़ी सफेद भेड़िया लड़की लुक्सी की ओर इशारा किया। मुझे ये सफेद भेड़िया लड़की चाहिए। भेड़िया जाति की पांचों इंद्रियां सबसे तेज होती हैं। जैसे ही मैंने कहा, उसकी घमंडी नजर मेरी तरफ घूम गई। उसकी आंखें नफरत से भरी थी और उनमें झुकने का नाम तक नहीं था। मेरा चुनाव सुनते ही ज्वांग संजी खुलकर हंस पड़ा और ताना मारते हुए बोला, मेरे प्यारे बड़े भाई, कौन नहीं जानता कि भेड़िया जाति की लड़कियां सबसे घमंडी और काबू में ना आने वाली होती हैं। तुम जैसे व्हीलचेयर पर बैठे इंसान को वो कैसे सहारा देगी? पिता का चेहरा भी गंभीर हो गया और साफ दिख रहा था कि वे सहमत नहीं है। मैंने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे। हाँ, मैं अपाहिज हूँ। मैं ज्वांग परिवार का वो बेकार इंसान हूँ जिसे हर कोई कुचल सकता है। लेकिन किस्मत ऐसी होने का मतलब ये नहीं कि मैं बिना लड़े हार मान लूं। कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि लुक्स ही मेरी हालत बदल सकती है। मुझे भरोसा था कि मैं उसका विश्वास जीत लूंगा, उसे अपने पक्ष में कर लूंगा और फिर धीरे धीरे वो सब वापस हासिल करूंगा जो मेरा है। पिताजी, क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? मैं वादा करता हूं। मेरे पास सफेद भेड़िया लड़की को काबू करने का तरीका था। मां के जाने के बाद से ही मेरे और पिता के बीच की दूरी बढ़ती गई थी। इतने सालों में मैंने ज्वांग परिवार में हर तरह की तिरस्कार भरी नजरें झेली थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की और ना ही कभी पिता के आगे सिर झुकाया। आज पहली बार मैंने उनसे कुछ मांगा था। शायद दिल के किसी कोने में मौजूद अपराध का बोध ने पिता को डगमगा दिया। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे घूर कर देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। ज्वांग परिवार की हवेली लौटने के बाद जंग सूजी ने रात का खाना भी मुख्य भवन में नहीं खाया और जल्दी जल्दी रोबिंग को लेकर अपने अलग वाले आंगन में चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वहां से उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगे। उसके बाद नौकर तरह तरह के खून रोकने और जान बचाने वाली चीजें लेकर अंदर बाहर भागने लगे। बटलर ली पसीने से तर होकर पिता के पास आया, जो अभी भी खाना खा रहे थे। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई।
यंग मास्टर सुजी ने खुद को घायल कर लिया है। उसने अपना पेट तक चाकू से फाड़ लिया। पिता ने तुरंत मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। वे तेजी से बाहर की ओर बढ़े, लेकिन मुख्य भवन से कुछ ही दूर निकले थे कि सामने से जुआंग सूज बिल्कुल ठीक हालत में चलता हुआ दिखाई दिया। पिता ने उसके पूरे शरीर पर लगा खून देखा और घबराकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटे? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी तो मैं बस ये देख रहा था कि रोबिंग कितनी काबिल है। पिता की जांचती हुई नजरें उसके बगल में खड़ी रोबिंग पर गई। तब उसने नरम आवाज में समझाया, रोबिंग उनकी मरमेड जाति की इस पीढ़ी की सबसे महान वैद्य है। उसके आंसुओं में बेहद शक्तिशाली उपचार क्षमता है। वो मरे हुए इंसान को भी वापस जिंदा कर सकती है। कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना हो, उसके हाथों पूरी तरह ठीक हो जाती है। तुम्हारे पास सच में ऐसी शक्ति है। पिता की नजरें तुरंत बदल गईं। आखिर जुआंग परिवार हथियारों का व्यापार करता था और सालों से अंडरवर्ल्ड और कई खतरनाक लोगों से डील करता आया था। घायल होना तो आम बात थी। अब रोबिंग के होने से न सिर्फ जंग संजी गंभीर चोटों से बच सकता था, बल्कि वो पूरे परिवार के काम आ सकती थी। जंग सुंजी के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। बस पता नहीं बड़े भाई ने इतनी शानदार व्हाइट वुल्फ बीस्ट गर्ल चुनी है, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। ये कहते हुए बाप बेटी दोनों की नजरें मेरी तरफ मुड़ गई, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ था। घर के लगभग सारे नौकर जुआंग संजी की तरफ भाग गए। पिता जल्दी में चले गए थे और लुशी गुस्से और जिद में मेरी व्हीलचेयर धक्का देने को तैयार नहीं थी। मुझे खुद ही व्हीलचेयर पकड़कर किसी तरह मुख्य भवन से बाहर निकलना पड़ा। काफी देर बाद जाकर मैं पिता के पीछे पहुंच पाया। जंग सुंजी की शान और रब के मुकाबले में एक लाचार अपाहिज बेहद दयनीय लग रहा था। पिता ने मेरी हालत देखकर नाक से ठंडी आवाज निकाली, मेरे जुआंग परिवार का बेटा होकर भी एक औरत को काबू नहीं कर सकता। को मेरा अपमान देखकर मजा आ रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने चिंता का नाटक किया। पिताजी, बड़े भाई भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। दोनों बाप बेटे हंसते हुए मुझे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। सिर्फ रोबिंग ने, जो झांग संजी के पीछे चल रही थी, मेरे पास से गुजरते समय चुपके से मेरी तरफ देखा। उसने खुद को कमजोर और मासूम मेमने जैसा दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में छिपी जहरीली चालाकी साफ देख सकता था। चीजें मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से आगे बढ़ रही थी। पिछले जन्म में मुझे रोबिंग की शक्तिशाली उपचार क्षमता का पता 1 महीने बाद एक हथियारों की डील के दौरान चला था। सामने वाला ग्राहक पुराना था, इसलिए किसी धोखे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अचानक हमला कर दिया। मैं व्हीलचेयर पर था, भाग नहीं सकता था। मैं बस बेबस होकर देखता रहा जब खंजर मेरे पेट में घुस गया। मुझे लगा इस बार मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी रोबिंग अचानक जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए गाना गा रही थी और उसके आंसू मेरे घावों पर गिर रहे थे। मेरा मांस और खून धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी मधुर आवाज ने शरीर का सारा दर्द भी कम कर दिया। बाद में जब मेरी आंख खुली, मैं जुआंग परिवार की हवेली में अपने कमरे के बिस्तर पर था। रोबिंग ने बताया कि उसने मरमेड जाति की गुप्त चिकित्सा से मुझे बचाया है। इतना ही नहीं, वो मुझे मरमेड जाति की एक गुप्त तकनीक भी बताना चाहती थी। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ मेरी टांगें ठीक हो सकती थी, बल्कि मुझे बीस्टमैन जैसी ताकतवर शरीर शक्ति भी मिल सकती थी। पिछले जन्म में जैसे ही मैंने सुना कि मैं अपाहिजपन से छुटकारा पा सकता हूं, मैंने तुरंत रोबिंग को वह तकनीक इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बाद में मैं चमत्कारिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो गया और मेरा शरीर बेहद ताकतवर बने। पिता मेरी इस बदलाव से बेहद खुश हुए। मैं पहले से ही बुद्धिमान था, इसलिए धीरे धीरे योजनाएं बनाकर मैंने वह सारी ताकत और अधिकार वापस छीन लिए जो जुआंगसुन ने सालों में मुझसे छीने थे। लेकिन आखिर में मेरी सारी मेहनत रोबिंग की वजह से बर्बाद हो गई। लोगों को ताकतवर बनाने वाली उसकी वह गुप्त तकनीक असल में एक धोखा थी। वह इंसान के खून और जीवन शक्ति की कीमत पर काम करती थी। उसकी चालों में फंसकर 6 महीने के अंदर मेरा पूरा शरीर सड़ने लगता और मैं दर्दनाक मौत मर जाता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिलता, और अब वही जानलेवा तकनीक जुआंगसुन खुद इस्तेमाल करवाने को बेताब था। उसने रोबिंग को घर लाने के पहले ही दिन मौत को गले लगाने की जल्दी दिखा। जुआंग ससी, अगर तुम खुद परिवार के मुखिया की जगह मुझे सौंपना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब बस तुम्हारी अचानक मौत की खबर का इंतजार रहेगा। 8 महीने बाद पिता का जन्मदिन आया। उन्होंने अपने सभी व्यापारिक साझेदारों को हवेली में बुलाया। इन 15 दिनों में जुआंग सुजी लगभग हवेली से बाहर ही नहीं निकला। वह पूरे समय रोबिंग के साथ अपने आंगन में बंद रहकर कुछ ट्रेनिंग करता रहा। जब मैंने उसे दोबारा पार्टी में देखा तो वह पूरी तरह बदल चुका था।
उसकी छाती और बाहों की मांसपेशियां सूत को फाड़ने जैसी लग रही थी। चौड़े कंधे, पतली कमर, मजबूत जांघें, यहां तक कि उसकी लंबाई भी कुछ इंच बढ़ गई थी। मेहमान उसे देखकर दंग रह गए। पिता के एक पुराने व्यापारी दोस्त ने हैरानी से कहा, ओल्ड जंग, तुम्हारा बेटा तो जैसे पूरी तरह बदल गया। आधे साल पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरे लोग भी बोले, सच में उसकी बॉडी तो कुछ बीस्ट मैन से भी ज्यादा ताकतवर लग रही है। प्रेसिडेंट जुआंग, आपका बेटा तो कमाल निकला। पिता तारीफ सुनकर खुशी से चमक उठे। उन्होंने जुआंग संजी के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोले, बेटा, खुद सबको बताओ। ये रूबिन है मेरी पत्नी। वह मरमेड जाति की डिवाइन डॉक्टर है। मेरी ये ताकतवर बॉडी उसी की देखभाल का नतीजा है। रोबिन शर्म से जंग सनत जी से लिपट गई और उसका चेहरा लाल हो गया। यंग मास्टर सूजी, यहाँ इतने लोग हैं, शर्म क्यों रही हो? तुम तो पहले ही मेरी औरत हो, गले लगाने में क्या दिक्कत है? जुआंग सूजी ने रोबिन को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अब जाकर सबको समझ आया। लोग पहले भी सुन चुके थे कि कई बीस्ट गर्ल्स के पास खास शक्तियां होती है, लेकिन ऐसी अनमोल मरमेड लड़की जुआंग परिवार के छोटे बेटे के हाथ लग जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। क्या किस्मत पाई है। लगता है अब हम लोग सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। सही कहा। तारीफ सुनकर जुआंग संजी और भी भूल गया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो बाकी सबकी खुशी से अलग चुपचाप एक तरफ बैठा था। वह मुस्कुराकर बोला, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे बड़े भाई की बीस्ट गर्ल तो असली खजाना है। सब जानते हैं कि वुल्फ ट्राइब लड़ाई में सबसे बहादुर होती है, और भाई ने जो चुना है वह तो व्हाइट वुल्फ ट्राइब की सबसे ताकतवर लड़की है। अगर उसे अच्छे से काबू कर लिया जाए तो वह बहुत बड़ी मदद साबित होगी। ये सुनकर सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। अभी थोड़ी देर पहले ही जुआंग संजी की मम्मेड बीस्ट गर्ल ने सबको चौंका दिया था, इसलिए अब हर किसी के मन में मेरी व्हाइट वुल्फ बीस्ट गर्ल को देखने की उत्सुकता बढ़ गई। तो फिर यंग मास्टर जुआंग आज व्हाइट वुल्फ को बाहर क्यों नहीं लाए? सुना है अच्छी नस्ल की व्हाइट वुल्फ बीस्ट गर्ल लाखों में एक मिलती है। हम भी देखना चाहते हैं। सबकी उम्मीद भरी नजरों का सामना करते हुए भी मैं कुछ नहीं कह पाया। लुक सी अब भी अपनी मर्जी से चल रही थी। इन 15 दिनों में उसने मेरी एक बात तक नहीं मानी थी। आज पिता के जन्मदिन पार्टी में तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुझे चुप देखकर पिता के चेहरे की खुशी भी कम हो गई। बीफान लोशी कहाँ है? पिताजी, पिता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक नौकर घबराकर हॉल के अंदर भागता हुआ आया। मैं उसे पहचानता था। वो जुआ संजी के आंगन का पुराना नौकर था। वो जल्दी जल्दी बाहर खड़े लोगों को इशारे करने लगा। मैंने उधर देखा तो 4-5 लंबे गड़े नौकर लोगों को बांधकर अंदर ला रहे थे। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। वो दांत निकालकर गुस्से से संघर्ष कर रही थी। उसके सिर पर भेड़िए के कान भी बाहर आ गए थे। साफ लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, लुक्सी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन पो उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं व्हील चेयर पर था, इसलिए तुरंत आगे नहीं जा सकता था। मैंने चेहरा सख्त करते हुए जुआंग संजी से पूछा, भाई, इसका क्या मतलब है? उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए पिता की तरफ देखा। देखिए पिताजी, बड़े भाई उल्टा मुझ पर ही नाराज हो रहे हैं। ये व्हाइट वुल्फ बीस्ट गर्ल लुआक्सी बहुत जिद्दी है। सिर्फ इन 15 दिनों में ही 15 बार भाग चुकी। अगर ये मेरी बीस्ट गर्ल होती तो हर बार पकड़कर इसकी पिटाई करते, लेकिन बड़े भाई तो अपनी बीस्ट गर्ल को काबू तक नहीं कर पाए। अभी मेरे नौकरों ने बताया कि वो फिर भाग गई है, इसलिए मैंने लोगों को भेजकर उसे वापस पकड़वाया। मैंने उनकी मदद की और भाई मुझे ही दोष दे रहे हैं। इंसान हमेशा बीस्ट गर्ल्स को मारपीट और डर से काबू करते आए थे। जो बीस्ट गर्ल बात ना माने उसे मार मार कर खत्म कर देना भी आम बात। मेहमानों ने जुआंग सूजी की बात सुनी तो उन्हें वही सही लगी। उनकी नजर में जुआंग परिवार का छोटा बेटा अपनी बीस्ट गर्ल के सहारे सबका ध्यान खींच रहा था, जबकि बड़ा बेटा अपनी बीस्ट गर्ल को काबू तक नहीं कर पा रहा था। दोनों भाइयों की तुलना में फर्क साफ दिख रहा था। पिता ने मेहमानों को फुसफुसाते देखा तो उनका चेहरा शर्म से सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, इस बदतमीज बीस्ट गर्ल को नीचे ले जाओ और 50 कोड़े मारो। मेरा दिल कस गया। मैंने तुरंत रोकते हुए कहा, पिताजी, लुआक्सी आखिर मेरी बीस्ट गर्ल है। उसकी सजा का फैसला मुझे करने दीजिए। तुम क्या करोगे? पिताजी, मेरा मानना है कि इंसानों को बीस्ट गर्ल्स को बराबरी का इंसान समझना चाहिए। सिर्फ मारपीट से वे कभी दिल से वफादार नहीं बनेंगी। हमें यह समझना चाहिए कि वे क्या चाहती हैं और क्या सोचती हैं। बकवास। पिता का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उन्होंने ठंडी आवाज में मेरी बात काट दी। जुआ संजी भी जोर से हंस पड़ा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि आसपास कितने मेहमान मौजूद हैं। भाई की बातें तो सच में बड़ी मजेदार है। मैंने आज तक किसी इंसान को बीस्ट गर्ल्स के लिए इतनी सहानुभूति दिखाते नहीं देखा। शायद इसलिए क्योंकि आप खुद अपाहिज हैं और खुद को दूसरों से नीचा समझते हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं।
पिता का जन्मदिन इसी खराब माहौल में खत्म हो गया। बाद में भी लक्सी को कोड़े मारे गए। हालांकि मेरी मिन्नतों की वजह से 20 कोड़े कम कर दिए गए। व्हाइट वुल्फ बीस्ट गर्ल्स का शरीर मजबूत होता है और उनकी रिकवरी भी तेज होती है। ऐसे कोड़ों से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैं खास दवा लेकर उसके कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही देखा लुओशी उदास चेहरा लिए बिस्तर पर पेट के बल लेटी थी। मुझे देखते ही उसने झट से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने दवा उसके सिरहाने रखी और ढक्कन थोड़ा खोला। ताजी जड़ी बूटियों की खुशबू कमरे में फैल गई। कोड़ों से तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, लेकिन निशान रह सकते हैं। ये दवा दाग मिटा देती है। मैं लगा दूं? जरूरत नहीं। लूसी ने झट से दवा मुझसे छीन ली और मेरा हाथ झटक दिया। कुछ देर सिर झुकाकर चुप बैठी रही। फिर अचानक बोली, वो यंग मास्टर जबांग, मुझे बेफान कह सकती हो? बेफान? मैं बस पूछना चाहती थी, आज पार्टी में आपने जो कहा क्या वो सच था? मतलब इंसानों और बीस्ट गर्ल्स को बराबर मानने वाली बात। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने उसकी वो भेड़िए जैसी पूंछ देखी जो अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अपने मालिक के करीब होने की खुशी जता रही हो। हाँ, मैं सच में ऐसा ही सोचता हूँ। इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। भले ही मैंने तुम्हें खरीदा है, लेकिन तुम अब भी आजाद हो। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। मेरी बात सुनकर लुक्सी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो उतनी कठोर और घमंडी नहीं थी जितनी खुद को दिखाती थी। जब उसने अपना बचाव हटाया तो वो थोड़ी मासूम और प्यारी लग रही। अगले दिन जब मैं अपने कमरे में उठा तो सबसे पहले मैंने नौकर से लोशी के बारे में पूछा। नौकर काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर बोला, यंग मास्टर मैडम लोशी आज भागी नहीं, तो अभी कहाँ है? तभी एक आवाज आई, ये नाश्ता मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, कैसा है? भावुक हुए या नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए अंडा उठाकर एक और खाया और तारीफ की। लुक्स गर्व से मुस्कुरा उठी, अच्छा है, बहुत अच्छा। इधर मेरे पास बैठो। मैं धीरे धीरे नाश्ता करता रहा और यूं ही पूछ लिया, आज भागी क्यों नहीं? और मेरे लिए नाश्ता बनाने का ख्याल कैसे आया? लुक्सी कुछ देर चुप रही, जैसे कोई दुखद बात याद आ गई। उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के किनारे पहुंचे। तब वो धीरे से बोली, मेरी दोनों बड़ी बहनें और मेरी माँ इंसानों द्वारा पकड़ ली गई थी। आज तक नहीं पता कि वे जिंदा है या नहीं। हमारी व्हाइट वुल्फ ट्राइब बहुत ताकतवर होती है, इसलिए इंसान हमें पकड़कर ट्रॉफी की तरह रखते हैं। मैंने बचपन से अपने जैसे कई बीस्ट गर्ल्स को इंसानों के हाथों पीड़ित होते देखा है। अचानक उसकी आवाज ऊंची हो गई, मैं तुम इंसानों से नफरत करती हूँ, लेकिन तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगते। तुमने कभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना अभी ना भविष्य में। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? गर्म आंसू मेरी पीठ पर गिरे। लुएक्सी धीमी आवाज में बोली, मेरी एक और इच्छा है। मैं इस सीजन की सबसे ताकतवर व्हाइट वुल्फ बीस्ट गर्ल हूं, लेकिन मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। मैं तो बस एक ऐसी लड़की हूं जिसे सुंदर चीजें पसंद है। मैं हमेशा इंसानी औरतों को देखती थी जो सुंदर कपड़े पहनती हैं और खूबसूरत गहने लगाती। मैं हमेशा सोचती थी, काश एक दिन मैं भी इतनी सुंदर बन पाती। और आज के लिए इतना ही गाइस। आप लोग बताना कैसा था, और नेक्स्ट पार्ट के लिए 200 कमेंट्स और 1000 लाइक्स का गोल कंप्लीट कर दो। वीडियो अपलोड कर दूंगा और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं।